से मिल रही एक अहम खबर के साथ, जहां बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता मजीद मोहम्मद और उनके परिवार पर कातिलाना हमला हुआ है, जिसके वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घटना 27 मई की बताई जा रही है। बताया गया है कि पड़ोसियों से किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद बाहर से आए हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। अल्पसंख्यक नेता मजीद मोहम्मद ने पुलिस पर भी मामला दर्ज न करने और डराने धमकाने का आरोप लगाया है। मजीद मोहम्मद पहले 2 बार ग्राम पंचायत बड़ा के उप प्रधान रह चुके हैं और जिस परिवार से उनकी लड़ाई हुई उसी परिवार का व्यक्ति मौजूदा समय में उप प्रधान है। पुलिस इसे जमीनी विवाद बता रही है। मजीद मोहम्मद ने सीएम सुक्खू से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं डीएसपी देहरा अरुण कुमार ने कहा है कि कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ ब्रजेश्वर साकी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। ब्रजेश्वर, ये जो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं अपने आप में काफी खतरनाक लग रहे हैं। जिस तरीके से महिलाएं इसमें चीख पुकार कर रही हैं, क्या है ये पूरा मामला और जांच इस पूरे मामले पर कहां तक पहुंची है? ब्रजेश्वर जी जैस्मिन, आपको बताना चाहूँ कि ये जो मामला है 27 मई का मामला है और 27 मई को ये दो परिवारों की लड़ाई जो थी, और इस लड़ाई में जो पहले बताया गया कि जो अल्पसंख्यक जो नेता हैं मजीद मोहम्मद बीजेपी के नेता हैं, वो पहले वो प्रधान रहे हैं ग्राम पंचायत बड़ा के, और उसी पंचायत के जो नए प्रधान बने हैं उनकी पारिवारिक लड़ाई तो काफी समय से चली थी। तो 27 मई को जैसे उनकी लड़ाई हुई तो वो पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन के बाद जैसे ही वो दोबारा जो अल्पसंख्यक नेता है घर पहुंचे, तो जो उनके दूसरे परिवार के जो दूसरे लोग थे उन्होंने बाहर से कुछ लोग बुलाए थे, उन्होंने हमला कर दिया, जिसके बाद ये मामला पेचीदा हो गया। जो अल्पसंख्यक नेता है वो कह रहे हैं कि इसमें पुलिस भी उनके जो पक्ष नहीं ले रही है, उनका मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। जी जैस्मिन। ब्रिजेश्वर, साथ ही आरोप ये भी लग रहा है कि जिस पक्ष ने इनके ऊपर हमला किया है, जो आरोप बता रहे हैं, वो मौजूदा समय में उप प्रधान है और कहीं ना कहीं जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। जमीनी विवाद को लेकर ही मामला कई सालों से कई परिवारों में होता है। आपने देखा होगा कि जमीनी विवाद चलते रहते हैं, लेकिन ये जो जमीनी विवाद उस वक्त ज्यादा खतरनाक हो गया जब कुछ लोग बाहर से आए थे। उसने लाठी डंडों से जो वार करने शुरू कर दी, उसकी रिकॉर्डिंग जो वीडियो कुछ वहां महिलाएं खड़ी थी उन्होंने बनाए, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उसके बावजूद भी जो ये पक्ष है, जो बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता हैं मजीद मोहम्मद, वो कह रहे हैं कि उनका पक्ष नहीं सुना जा रहा है। जो शिकायत वो पुलिस के पास दे रहे हैं वो शिकायत पुलिस नहीं ले रही है, जबकि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि जो उनका आरोप ये है कि पारिवारिक लड़ाई तो ठीक थी, लेकिन कुछ लोग जो बाहर से आए उन्होंने हमला किया, उनको ना ही पुलिस पकड़ रही है ना उनके खिलाफ बयान लिख रही है। जबकि तस्वीरों में साफ वो लोग देखे जा सकते हैं, उनके हाथों में डंडे हैं और डंडों से महिलाओं को पर व्यवहार कर रहे हैं और लगातार पीटने की, उन महिलाओं की चीखने की आवाजें आ रही हैं। और पुलिस इस मामले में कह रही है कि हम कार्रवाई कर रही है, लेकिन 27 मई को ये वाकया हुआ है और 27 मई से लेकर आज दिन तक पुलिस की कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। और इनका ये आरोप है कि ब्रजेश्वर, क्या आपने किसी पुलिस अधिकारी से इस पूरे संदर्भ में बात करने की कोशिश की? एसपी से बात हुई हो या फिर कोई उच्च अधिकारी से आपने बातचीत करने की और बाइट लेने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है? डीएसपी जो अनिल कुमार हैं, देहरा के डीएसपी हैं, उन्होंने तो पहले बयान देने से मना किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा ही बयान दूंगा कि कार्रवाई जो कर रहे हैं, और दोनों पक्षों के बयान सुन रहे हैं और क्रॉस एफआईआर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो नेता हैं, अल्पसंख्यक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी जो उन्होंने पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वो वापस दे दी गई। उसमें कहा गया कि जिन लोगों के अब नाम लिख रहे हैं वो नाम काट दिए जाएं, तब और समझौता बनाने का दबाव किया जा रहा है। जी जैस्मिन। ब्रजेश्वर, साथ ही अब यहाँ पर जो बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता हैं मजीद मोहम्मद, वो सीएम सुक्खू से भी इस पूरे मामले पर न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई? क्या कुछ मांग है उनकी? क्या कुछ कहना है उनका?
दरअसल ये जो मजीद मोहम्मद का जो परिवार है काफी वर्षों से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है और बीजेपी के अल्पसंख्यक विभाग में जो होता है उसमें ये इनको नेता हैं बीजेपी के, और इस वजह से उनका मानना है कि अभी प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस की सरकार है, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनको लग रहा है, और इसलिए पुलिस उनका बयान दर्ज नहीं कर रही। इसलिए वो खुद जो है मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इस लड़ाई में उनके साथ अन्याय हुआ है और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसकी बात सुनी जानी चाहिए। जी जैस्मीन। ठीक है ब्रिजेश्वर, यानी ये मामला काफी पेचीदा है, जमीनी विवाद है, लेकिन जो मोहम्मद मजीद हैं वो बीजेपी नेता हैं, इसलिए वो ये मानकर चल रहे हैं कि शायद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उनकी सुनी नहीं जा रही है। अब वो सीएम से सीधे इस मामले में इंटरफेयर करने की मांग कर रहे हैं। किस तरीके से आगे ये पूरा मामला जाता है, किस तरीके से कार्रवाई होगी, ब्रिजेश्वर आप नजर बना के रखें। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजधानी शिमला से बड़ी खबर है। सुक्खू सरकार फिर से 800 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने 2 अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसमें 500 करोड़ का कर्ज 8 साल और 300 करोड़ का कर्ज 6 साल के लिए लिया जाएगा। इसके लिए सरकार आरबीआई के जरिए राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का विक्रय भी करेगी। तो एक बार फिर से सीएम सुक्खू कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। 800 करोड़ का कर्ज 2 अलग अलग अवधियों के लिए लिया जाएगा। पहले आपको बता दें कि 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा 8 साल के लिए और 300 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा 6 साल के लिए। आरबीआई के जरिए राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का विक्रय होगा। सरकार इन प्रतिभूतियों का विक्रय करेगी, जिसके बाद ये कर्ज लिया जाएगा। हालांकि केंद्र से इस कर्ज को लेने की मंजूरी मिल गई है और इससे पहले आपको याद होगा कि फरवरी माह में 3200 करोड़ का कर्ज सुक्खू सरकार ने लिया था और अब ये दूसरा मौका होगा जब 2 अलग अलग अवधियों के लिए 800 करोड़ का कर्ज सुक्खू सरकार लेने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का, राजधानी से इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, इससे पहले भी हम और आप चर्चा कर चुके हैं कि 800 करोड़ का कर्ज 2 अलग अलग समय अवधियों के लिए सरकार लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि कर्ज से या तो विकास के काम हो सकेंगे या फिर जो पेंशनर्स हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन भुगतान हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही प्रदेश के ऊपर कर्ज इतना ज्यादा है और रेवेन्यू जनरेशन के प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए इस कर्ज का इस्तेमाल किया जा सकेगा या फिर पहले से ही जो बकाया है पेंशनर्स का या फिर उसका भुगतान हो पाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन विकास कार्य उस गति से प्रदेश में नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। रणबीर। जी हाँ, स्थिति थोड़ी चिंताजनक है हिमाचल की। देखिए, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, कर्ज चुकाने के लिए, उसका ब्याज देने के लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। अगर हम वेतन की बात करें, पेंशन की बात करें और कर्ज अदायगी की बात करें तो बजट डॉक्यूमेंट ये कहता है कि मान लीजिए अगर 100 रुपए हमारा हिमाचल का बजट है तो उसमें 53 रुपए इन्हीं 3 मदों में जो है दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिस पर जो है भारी भरकम कर्ज का बोझ है। पड़ोसी राज्यों की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, विकसित राज्यों की बात करें, उनकी भी स्थिति कुछ ऐसी है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो संसाधन जुटाए जाने चाहिए थे और जिस तरफ ये सरकार जो है प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन लंबे अरसे से अगर हम देखें 1998 के बाद लगातार देखिए हम किस तरह से कर्ज के बोझ में जो है डूबते जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सुक्खू सरकार ये कह तो रही है कि संसाधन जो है जुटाए जाएंगे, आय के साधन जो है वो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन बड़ी बात इसमें केंद्र सरकार का उदासीन रवैया भी है कि जिस तरह से हिमाचल सरकार को एक लाभ मिलना चाहिए था। पहले स्पेशल कैटेगरी के तहत एक एड आती थी, उसमें जो है ग्रांट आती थी, वो सारी ग्रांट जो है बहुत समय हो गया है कि वो उस तरह से नहीं मिलती है। एक औद्योगिक पैकेज की भी बात यहाँ पर कही जाती है। इंडस्ट्रियल हब जो है हिमाचल में
बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पर भी अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन देखना होगा, मुख्यमंत्री ये कह तो रहे हैं कि स्थिति अभी गंभीर है, वो ये कह रहे हैं कि इस कर्ज को ही खत्म करने में और आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने में उन्हें 4 साल लग जाएंगे। तो देखना होगा कि क्या उपाय राज्य सरकार करती है। बड़ी बात जो हम पहले ये चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से ठोस और कड़े कदम उठाने की बात कही जा रही थी कि वो ऐसे कदम नहीं होने चाहिए जिससे जनता पर आर्थिक बोझ बढ़े, क्योंकि महंगाई इस दौर में देखिए वो जो है बहुत आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल की बात करें, बाकी टैक्सेस की बात करें, वो ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और आम जनता पर जो है राहत किस तरह से मिलेगी ये भी देखना होगा, या फिर बोझ आम जनता पर डाला जाएगा। बहुत सारे कदम उठाने की बातों को सरकार कह ही रही है। जी जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी इस पर शुरू होगा। अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर सामने आई है? जी अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया जारी नहीं हुई है, क्योंकि कल शाम को ही ये जो अधिसूचना है, 2 अलग अलग अधिसूचना है वो वित्त विभाग की तरफ से जारी की गई है। जो राजपत्र है हिमाचल का जो गैजेट है, उसमें जो है ये नोटिफिकेशन जो है जारी होती है, तो वहां पर ये देखी जा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरह से सवाल उठाता है। हालांकि जो बोझ है कर्ज का, उनकी तरफ से भी ये हिमाचल पर लादा गया है। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, नजर आप बना के रखें। तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के रोहडू क्षेत्र के दौरे पर हैं। रोहडू पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी साथ रहे। आपको बता दें, सीएम सुक्खू सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और कोली समाज की ओर से आयोजित 13वें राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करने का भी आज उनका कार्यक्रम है। तो सीएम सुक्खू आज रोहडू के दौरे पर हैं। वहां पर विधायक और कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा ने शानदार स्वागत किया। सीएम सुक्खू के साथ स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद हैं। कई कार्यक्रमों में आज रोहडू में उन्हें शिरकत करनी है, जिसमें जनता से सीएम सुक्खू मुखातिब होंगे। वहीं कोली समाज के 13वें राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शिरकत करने वाले हैं। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजौरी से आपको खबर देंगे, जहां दसाल में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है। दरअसल दसल के जंगलों में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया, जो अब खत्म हो गया है। सुरक्षा कर्मियों का घेरा कम होता देख आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया है। सुरक्षा कर्मियों ने एक आईईडी को भी निष्क्रिय कर दिया है और एक पाकिस्तानी आतंकी यहां पर पकड़ा गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राजौरी के दसाल में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया है। दसल के जंगलों में एक संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया गया और सुरक्षा कर्मियों को यह सफलता हाथ लगी है। फायरिंग कम होता देख आतंकवादी ने भी फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों ने और पुलिस के जवानों ने फायरिंग की, जिसमें ये आतंकी ढेर हुआ है और इस आतंकी के पास से एक आईडी भी निष्क्रिय किया गया है। के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी नेशन के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी नेशन के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी नेशन के लिए ये बहुत बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्पॉट के विजुअल हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन को खत्म करने के बाद अब वापस जो है वो लौट रही है। और एम्बुलेंस जो है वो आपको देख रहे हैं पीछे, ये जो वो एम्बुलेंस है जहां पर टेररिस्ट की बॉडी को यहां से उठाया गया है और वापस जो है इसको जीएमसी राजौरी की तरफ ले जाया जा रहा है। आप एम्बुलेंस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो एम्बुलेंस है, यहाँ पर बॉडी जो है जिसमें टेररिस्ट की जो है वो रखी हुई है
और इस बॉडी को यहाँ से शिफ्ट जो है वो जीएमसी राजौरी की तरफ किया जा रहा है। अब यहाँ पर स्पॉट पे ही यहाँ पर कुछ डॉक्टरों की टीम मंगवाई गई थी और जीएमसी राजौरी के बाद वापस इसको जो है वो आखिरी रस्मात जो हैं वो के लिए जहाँ से वो भेजा जाएगा। और ये तस्वीरें जो हैं वो स्पॉट की तस्वीरें हैं जहाँ इनकाउंटर अब ख़त्म हो चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेस अब इस यहाँ से कार्डन को उठा रही है। हालांकि सर्च जो है वो जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। आगे बढ़ेंगे। जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा थाने के अंतर्गत सरोर इलाके में कल सांबा पुलिस की स्पेशल टीम ने नशा तस्करों को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। इस दौरान नशा तस्करों द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया था। हमले में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इसके विरोध में आज स्थानीय लोगों ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया है और प्रदर्शन जारी है। एक नशा तस्कर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा राहुल नागर के आश्वासन के बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया है। सांबा जिले के सरोर इलाके में सांबा पुलिस टीम की तरफ से नशा तस्करों को पकड़ने के लिए दबिश दी गई, जिसके चलते नशा तस्करों और उनके साथियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको इलाज के लिए इमरजेंसी हॉस्पिटल बीजेपुर लाया गया था। और आज की अगर हम बात करें तो सरोर इलाके के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद कर प्रदर्शन किया इसके विरोध में, और लोगों ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसी बीच एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा राहुल नागर जी वहां पहुंचे, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया और जिसके बाद लोगों ने वहां पे अपना प्रदर्शन खत्म किया और पुलिस की तरफ से ये लोगों को आश्वासन दिया गया कि इन सभी नशा तस्करों और उनके साथियों के खिलाफ पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही सलाखों के पीछे डाला जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दरगाहों में कर्मचारियों की कमी का ये मामला है, जिससे ये खबर जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में दरगाहों में कर्मचारियों की कमी से मामला जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड ने पदों का विलय किया है। 323 पदों का विलय किया गया है। कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दरगाहों में कर्मचारियों की कमी से यह जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिसमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने पदों का विलय किया है। 323 पदों का विलय किया गया है। कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए यह फैसला जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने उठाया है। तो आपको बताते चलिए, और ये वो नोटिस भी आप देख सकते हैं जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां दरगाहों में कर्मचारियों की कमी से मामला जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने पदों का विलय किया है। 323 पदों का विलय किया गया है। कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए यह बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दरगाहों में कर्मचारियों की कमी से पूरा मामला जुड़ा हुआ है और इसमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने पदों का विलय कर दिया है। 323 जो पद हैं इसका विलय किया गया है, क्योंकि कर्मचारी काफी कम थे और दरगाहें काफी ज्यादा हैं। इन दरगाहों में लोग कम थे काम करने वाले, इस वजह से इन पदों का विलय किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू के मेयर का दावा है कि जेएमसी ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई और धन की गड़बड़ी पर नजर रखते हुए 12 लाख रुपए मासिक बचाया है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग निर्माण नियम का उल्लंघन करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। अवैध होर्डिंग के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि जेएमसी ने यह बड़ा फैसला किया है और इस पर अब कहा है कि निर्माण नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोशिश है कि जो भी फंड्स मिसयूज हो रहे हैं उसको ठीक किया जाए और इसमें 12 लाख का जो पैसे हैं जो मिसयूज हो रहे थे उसको उस बंगलिंग्स को ठीक किया गया है। हमारे साथ मेयर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। असर कहाँ बंगलिंग्स हो रही थी? हमारे सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स जो है अभी तक वो था एडवर्टाइजमेंट। उसमें 110 स्टैटिक पैनल्स हैं। अगर वो साइट्स देखेंगे तो 170 साइट्स हैं हमारी वो, और जो वीएमडी की साइट्स हैं
वेरिएबल मूविंग डिस्प्ले जो है वो हमारे साथ हैं। इन दोनों को मिलाकर जो हमें पैसे आते थे अभी तक वो ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपए आते थे प्रति माह। और जब हमने ये देखा कि जो डिस्प्ले हो रहा है पोल, इलेक्ट्रिकल पोल्स पे, ये कौन लोग कर रहे हैं और इसकी कितनी रिसीट्स आई हैं हमारे पास, जब वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आई तो मैंने निर्देश दिया वो सभी उतार दिए जाएं और जिन्होंने लगाई हैं उनको नोटिस दिया जाए और उनसे वो पैसे वसूले जाएं। जब हमने वो उतारे तो जो हमारी मेन साइट थी उस पर प्रेशर बढ़ा, तो 12 लाख का हमारा रेवेन्यू डबल हो गया 24 लाख रुपए एक महीने का, तो साल का हो गया 1.44 करोड़। तो अब सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूं जो एडिशन हमें हुआ 1.44 करोड़, तो 1.43 करोड़ का हमारा कैपेक्स का एक्सपेंडिचर था 2018 में। जितना कारपोरेशन ने 75 वार्डों पे खर्च किया था उतना हमने एक सिंगल स्ट्रोक से ही कारपोरेशन का रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आप ये देखें, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो चेयर है ये जनता की चेयर है और एक एक पाई का हम हिसाब लेंगे। ये जितने ब्लैक होल्स हैं इसको हम धीरे धीरे चिन्हित करके और उस पे एनालाइज करके इसको हम खत्म कर रहे हैं। पहले भी ये होर्डिंग्स आज की बात नहीं है, हमेशा से हमें जम्मू में दिखने को मिली हैं। विभिन्न जो चौकों में और जो पोल्स है जीएमसी के वहां पे होर्डिंग्स लगा दी जाती हैं। देखिए पहले होता था, हो सकता किसी की नजर में ना आया हो, लेकिन अब हमारी नजर में जब आया तो हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है, कॉरपोरेशन का मकसद क्या है कि जो आपके पास रेवेन्यू आता है उससे अपने लोगों की डेवलपमेंट करवानी है। तो डेवलपमेंट कब होगी? जब आपके पैसे का मिसयूज नहीं होगा। तो जब हमने इस पे स्टडी किया और देखा ये तो कॉरपोरेशन को नुकसान हो रहा है और ये पैसा जो है वो कॉरपोरेशन में नहीं आ रहा है, तो उसको लाने के उपाय ढूंढे। तो जब उन सब उपाय को लगता है ऐसे ब्लैक होल्स अन्य जगह पे भी हैं, कई अन्य सेक्टर्स में भी हैं जो आपको अभी जिस पे फोकस रहेगा आपका? बिल्कुल है, उसमें हमारी बिल्डिंग परमिशंस हैं, उसमें बहुत बड़े ब्लैक होल्स हैं और भी बड़ी जगह हैं, लेकिन कोई भी हम अभी जगह छोड़ने वाले नहीं हैं जहां हम ब्लैक होल्स को निप नहीं करेंगे और उनको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जनता का पैसा है और उसका पूरा हिसाब होना चाहिए। जनता का पैसा है, उसका हिसाब होना चाहिए। 1,44,00,000 का फायदा जो है इन्होंने पहुंचाया है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जो पहले से ही जो फंड्स की कमी के चलते कई दफा जो है ये काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन 1,44,00,000 रुपए काफी अच्छी अमाउंट होती है इनका कहना है। और बाकी ब्लैक होल्स है उनको भी जल्द ही उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।